सुप्रभातम। छठवीं के सारे बच्चों को आज का इस हिंदी ऑनलाइन क्लास को स्वागत है। तो बच्चों, अगले क्लास में मैंने आपको पढ़ाई थी पत्र के बारे में। सोचती हूँ वो विषय आपकी समझ में आ गया होगा और उसको अच्छी तरह से आप अपने कंठस्थ कर लिया होगा। तो आज एक नई विषय हम पढ़ेंगे जिसका नाम है, क्या नाम नहीं मैं बताऊंगी, पहले बोलूंगी। उड़ीसा का एक दुखी दरिद्र लोगों के जो लोग सहायता करते थे उनमें से कौन सबसे आगे थे, आपको मालूम है? गोपबंधु जी बोलते हैं ना, तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो गोपबंधु जी कहाँ पैदा हुए थे, उनके क्या क्या काम हुआ, उनकी ग्रामीण शिक्षा कहाँ से शुरू हुई, कब तक उन्होंने पढ़ा, क्या क्या किया, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अपने अपने किताब खोलिए और देखिए, आज मैं पढ़ाती हूँ। उड़ीसा प्रांत के पुरी जिला अंतर्गत सक्सियोपल से कई 8 किलोमीटर दूर भारकवी नदी के तट पर स्थित स्वर्ण नाम को गांव में 9 अक्टूबर 1977 को एक बालक का जन्म हुआ। तो उड़ीसा प्रांत का मतलब राज्य, उड़ीसा राज्य के पुरी जिला के स्वर्ण नाम को गांव में, वो स्वर्ण नाम कहाँ है? सक्सियोपल से कहीं 8 किलोमीटर दूर भारकवी नदी के तट पर एक बालक ने जन्म हुआ। कब हुआ ना? 9 अक्टूबर 1877 को एक जन्म हुआ। उनके पिता का नाम दैतारी दास था। तो गोपबंधु जी का पिताजी का नाम, बाबूजी का नाम क्या था? दैतारी दास। उनकी तीसरी पत्नी इस बालक की माता थी, यानी गोपबंधु जी का माँ थी उनकी पिता का तीसरी पत्नी, यानी दैतारी दास ने 3 विवाह किया था। गोपबंधु थे तीसरी पत्नी की बेटा। होनहार वीर के होत चिकनी पात। होनर का मतलब क्या है? आगे होने वाला। होनर का मतलब क्या समझते हो? आगे होने वाला के होत चिकने पर। कहावत है कि अनुसार बचपन से ही यह बालक बड़ा होनहार था, यानी वो आगे बढ़कर कैसा बनेगा वो शुरू से ही उसको पता चल जाता था। नियति ने बचपन से ही इस बालक को मातृ सुख से वंचित कर दिया और पैदा होने के बाद क्या हुआ कि उसके माँ चल बसी, यानी मर गई। उनकी बाल विधवा बुआ कमला पितृगृह में रहती थी। बुआ का मतलब आप लोग क्या बोलते हैं? पीसी माँ जो बोलते हैं, बाबूजी का बहन। तो दैतारी दास का बहन जो घर में रहती थी, बाल विधवा, यानी उस समय बाल्य विवाह हो रहा था, छोटे छोटे बच्चों को शादी कर दिया जाता था। तो वही छोटे वयस में, छोटे उम्र में जब उनकी शादी हो गया तो उनकी पति मर गई थी, तो वो विधवा हो गए थे। वो घर में आकर अपने मैके में रुकती थी। तो उनका नाम था कमला। वही कमला उनकी बुआ जो उनकी देखभाल करती थी। उनकी बाल विधवा बुआ कमला पितृगृह में रहती थी। उन्होंने इस मातृ शिशु गोपबंधु का लालन पालन किया। तो गोपबंधु जी का लालन पालन किसने किया था? उनकी बाल विधवा बुआ कमला जी। ऐसा ही संक्षिप्त प्रश्न आएगा तो आप इस विषय से अंदर से छाट के ऐसे ही प्रश्न निकालना और उसकी उत्तर भी करना। जब कभी बालक गोपबंधु को अपनी मां की याद आती, वह गांव के समीप बहने वाली भारकवी नदी के किनारे चल जाता। जब हर बच्चे को उसकी मां की याद आती थी या नहीं? आता है। आप लोगों को कभी कभी आता है ना? नहीं, कभी आपकी माँ जब उनकी मैका चल जाती है, आपको रो पड़ते हो, मम्मी मुझे भी साथ ले चलो, हमें भी जाना है, ऐसे बोलते हो ना। उसी तरह वो भी तो छोटे थे ना, तो उनकी मम्मी तो मर गई थी, इसीलिए कभी कभी जब उनकी माँ की याद आती थी तो वो क्या करती थी ना, वो जाकर भारकवी नदी के किनारे बैठ जाती थी। वहां के शांत वातावरण में अकेला बैठ प्राकृतिक सुषमा का हो जाता, यानी वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य था, उस वातावरण में, उस परिवेश में वो खुद को खो देते थे। उसे अपनी माँ प्रकृति की गोद में साक्षात बैठ नजर आती थी। उनको लगता था कि उनकी माँ साक्षात वही प्रकृति के सौंदर्य में बैठी हुई है। वह नदी उनकी माँ बन गई थी। गोपबंधु जी का माँ कौन बन गई थी ना? भारकवी नदी उनकी माँ बन गई थी। गांव की चोटशाला से उनकी शिक्षा आरंभ हुआ। उस समय आजकल कहाँ पढ़ते बच्चों का जो पढ़ाई कहाँ से शुरू होता है? आंगनबाड़ी जो बोलते हैं, उस समय था क्या? चोटशाला। तो प्रारंभिक
पहले जाकर पढ़ते थे। एक दिन की बात है, दूसरे लड़कों के साथ मिलकर गोपबंधु ने किसी एक बगीचे से नारियल चुराया था। उन्होंने एक दिन क्या हुआ ना, गोपबंधु अपने दोस्त के साथ मिलकर एक पड़ोसी में लोगों की बगिया में घुसकर वहां से नारियल चुराया था। दूसरे दिन मालिक ने गुरुजी से शिकायत की। ये बात जब मालिक को पता चला तो उन्होंने क्या किया, जाकर प्रधान गुरुजी यानी गुरुजी से जाकर बोला, शिकायत किया। दर्द के डर से वह साफ इनकार कर दिए। सारे दूसरे दिन गुरुजी से शिकायत की, दर्द के डर से सब साफ इनकार कर दिए। पर गोपबंधु ने सारी बात सच बता दी। उनके वो जिस बच्चों लोगों के साथ गए थे सारे बच्चे मना कर दिया कि हमने नहीं गया, हम नहीं चुराया। लेकिन गोपबंधु ने पूरे बात सच बता दी, हाँ मैं गया था, मैं भी चुराया हूँ, ऐसे ही शब्द बोल दिया। गुरुजी ने उनकी सत्यनिष्ठा की बुरी प्रशंसा की। जब सारे बच्चे मना कर रही है किंतु लेकिन गोपबंधु ने सच बोल दिया तो गुरुजी ने उन सारे बच्चों से वो गाली दिया। गोपबंधु को बुरी प्रशंसा किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य बोला। फिर पिताजी के द्वारा स्थापित गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने पढ़ा। उन्होंने उनके पिताजी वेतरीदास ने गांव में जो पाठशाला किया था उसी में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा आरंभ किया। सुवांडा से 8 किलोमीटर दूर रूपदेईपुर के मध्य इंग्रजी विद्यालय से वे एक कृति छात्र रूप में उत्तीर्ण हुए। सुवांडा से 8 किलोमीटर दूर क्या होता है ना, रूपदेईपुर एक गांव है, उस गांव के पाठशाला से उन्होंने मध्य इंग्रजी ओडिया विद्यालय से एक कृति छात्र यानी अच्छे तरह कृति तो उनको मिला, उत्तीर्ण हुए। उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी। वृत्ति में जो पैसा मिलता है ना आप लोगों को, हमारे यहाँ पे तृतीय में, पंचम में और सतवीं में, ऐसे ही उनको भी छात्रवृत्ति मिला था। उसके बाद पुरी जिला स्कूल में उन्होंने प्रवेश किया। फिर क्या हुआ, उन्होंने हाई स्कूल पढ़ने के लिए कहाँ गए, पुरी जिला का जिला स्कूल में नाम लिखाया। वहाँ उच्च कोटि के छात्र वक्ता के रूप में उनकी ख्याति थी। माने यानी वहाँ पर जो सब छात्र थे उनमें से ये अच्छे छात्र में नाम लिखाया था। जहाँ लोग पाश्चात्य सभ्यता एवं रीति नीति का अनुकरण करते में गौरव मानते थे, वहीं गोपबंधु वेशभूषा, रीति नीति, चाल चलन में अपनी राष्ट्रीय परंपरा का सामान्य त्याग करना नहीं चाहते थे। यानी आजकल के बच्चों और उसी समय में कुछ बच्चे पाश्चात्यों का जो वेशभूषा, खाद्य पेय को उसको अनुकरण कर रहे थे, लेकिन गोपबंधु ने वो चीज को कभी अनुकरण नहीं किया। उन्होंने उड़ीसा का जो संस्कृति का जो पोशाक था, वेशभूषा था, खाद्य पेय था, उसको उन्होंने अनुकरण करते थे। अपने गांव की बुनी कला पहाड़ी धोती पहनते थे तथा चादर डालकर स्कूल जाते थे। वो क्या पहनते थे, उनकी गांव की बुनी हुई कला पहाड़ी धोती, जो धोती आपने कभी देखा होगा घर में अपने दादू और पिताजी पहनते होंगे, वही धोती उन्होंने पहना और उसके ऊपर उसका क्या चादर बुनाते थे, ऐसे बुनकर वो स्कूल जाते थे। वो शर्म नहीं करते थे। लेकिन उस समय और सारे दूसरे बच्चे क्या पहनते थे, पैंट शर्ट, जो पाश्चात्य देश का वेशभूषा है उसको पहनकर जाते थे। लेकिन वो हमारा उड़ीसा का संस्कृति जो है उसको पहनकर, वस्त्र है उसको पहनकर जाते थे। उन्होंने शिक्षा भी रखी थी, यानी कैसे बुनते हैं उसको भी उनको याद है, जानते थे वो। इसमें वे गौरव का अनुभव करते थे। ये पहनने से और बुनने से उनको भी गौरव आता था। 1898 में उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास किया। उन्होंने 1898 में एंट्रेंस परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। उन्हें 10 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति मिलने। उनको कितना रुपया मिला, 10 रुपया। आजकल वो 10 रुपया सब बच्चों को तो वो नहीं देते। आप 10 रुपया क्या करेंगे, 100 दीजिए, 200 दीजिए, 50 दीजिए। यानी उस समय 10 रुपया का वैल्यू बहुत ज्यादा था। और वे रेवेन्सा कॉलेज में पढ़ने आए। वो उसके बाद कहाँ आए, रेवेन्सा कॉलेज। कहाँ पर है, कटक में है। उस रेवेन्सा कॉलेज को पढ़ने के लिए वो आ गए। छात्रावास में वे हरिदास जी के साथ एक दिन कमरे में रहते थे। वो हरिदास के साथ एक ही कमरे में रेवेन्सा कॉलेज में रहते थे। दोनों में खुलकर भारत की विभिन्न
समस्याओं पर विचार आलोचना होती थी। वो हरिदास के साथ हमारा उड़ीसा का जो यानी हमारा अंचल का जो प्रॉब्लम है यानी मुसीबत है उसी के बारे में आलोचना और पर्यालोचना होती थी। उसी समय वे उड़ीसा में देश प्रेम पर कविताएं भी लिखने लगते थे। वो क्या करते थे ना, उड़ीसा की देश प्रेम के कविताएं भी वो लिखते थे। 1902 ही में उन्होंने बीए की परीक्षा दी। उन्होंने कब बीए परीक्षा दिया? 1902 में। किंतु देश सेवा के कार्यों में व्यस्तता एवं पिताजी के देहावसान के कारण वे परीक्षा में असफल रहे। यानी उनके पिताजी भी उस साल मर गए और देश सेवा की काम में नियोजित रहने के लिए उनकी परीक्षा में उन्होंने क्या हुआ? फेल हो गए। दूसरे साल 1903 में उत्तीर्ण हुई यानी 1903 में उन्होंने पास किया। 1904 में वे कानपुर पढ़ने के लिए गए। 1904 में कहाँ गए? कानपुर पढ़ने के लिए गए। कोलकाता गए। वहाँ के प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाते थे। वहाँ पर जब कलकत्ता में पढ़ रहे थे उस समय गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे। पहले की तरह ही कोलकाता में भी कला पहाड़ी धोती पहनते और चादर का प्रयोग करते थे। वहाँ पर भी वो कला पहाड़ी धोती और चादर भी पहनते थे। उनके साथी यद्यपि उनकी वेशभूषा चाल चलन को पसंद ना करते पर उनकी स्वदेशी भावना की कदर करते थे। उनकी जो सहपाठी है उनके साथ जो बच्चे पढ़ते थे वो उनको इस वेशभूषा में उनको पसंद नहीं करते थे। फिर भी जेहेतु इसीलिए कि वो स्वदेशी है, अपने देश में बनाया जाता है, उसकी वो लोग कदर करते थे। 1906 ईस्वी में उन्होंने बीएलबी परीक्षा पास की। यानी जो बीएलबी यानी वकीलात जो उन्होंने 1906 में पास किया। आज यहीं तक हम पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में और पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जिसने गढ़ शब्द है मैंने उसका लिख लिया, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना और इसके अंदर से छोटे छोटे प्रश्न के साथ उत्तर करना जहाँ परीक्षा में आएगी। ठीक है, आज का क्लास को ही समाप्त करते हैं। परवर्ती क्लास में आपके साथ साक्षात होगी। तब तक के लिए विदाई, नमस्ते।